गुड मॉर्निंग। मैं परमजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दैलामऊ, प्रतापगढ़। बच्चों, आज मैं आपसे बुद्धि के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में, बुद्धि के बारे में। सामान्य रूप से हम बात करें अगर बच्चों, तो कोई भी दो व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों की हम लोग बात करते हैं तो व्यक्ति क्या होते हैं, अपने रंग रूप में, अपने आकार में, आकार से मतलब देखा जाए कि कद काठी, ठीक है, कोई लंबा होता है तो कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, ठीक है। किसी का शरीर अलग तरह से विकसित होता है तो किसी का अपूर्ण विकसित होता है। यानी विकास संबंधी या अन्य जो भी बातें हों, विभिन्न प्रकार की शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, अलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानसिक योग्यताओं का भी संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक योग्यता के संबंध में बात की जाए, अर्थात विचार करने की क्षमताओं की बात की जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति के विचार करने की क्षमताएं अथवा मानसिक योग्यताएं एक जैसी नहीं होती हैं। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बालक जिस प्रकार अपनी क्षमताओं का अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, कोई बालक उसी कक्षा में पढ़कर प्रथम आता है तो कोई बालक उसी कक्षा में पढ़कर द्वितीय स्थान भी प्राप्त करता है और कोई बालक वहीं पे असफल भी होता है। तो ये तो बात हो गई बालकों के विकास की। ये जितनी भी क्रियाएं हैं प्रत्येक बालक की मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करती है, उनकी मानसिक योग्यताओं पर निर्भर करती हैं। ये इन मानसिक योग्यताओं को हम बुद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वैसे तो बात की जाए तो बुद्धि की कोई बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं आज तक प्राप्त हो पाई है, किंतु अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधारों पर बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाओं को दिया है। वो परिभाषाएं बुद्धि के वर्गीकरण पर आधारित है। बुद्धि का वर्गीकरण करने की बात की जाए तो बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर प्रथम वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे समायोजन करने की क्षमता के आधार पर, समायोजन करने की क्षमता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि वातावरण अथवा अन्य प्रकार से व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर पाता है, समायोजन करने की क्या क्षमताएं होती हैं, इसके आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अगले वर्गीकरण की बच्चों में आपके साथ बात करूं तो वो बात आती है अधिगम क्षमता के आधार पर। अधिगम आप जानते हो, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी हुआ है कि अधिगम से तात्पर्य क्या होता है, सीखने से संबंधित होता है। कोई व्यक्ति कितना सीख सकता है, किस क्षमता से सीख सकता है, ये उसकी क्या होती है, मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। मानसिक योग्यताओं के आधार पर ही व्यक्ति की क्षमताएं आधारित होती हैं, ठीक है। अगली बात की जाए तो अमूर्त चिंतन के आधार पर। अमूर्त चिंतन के आधार का मतलब है प्रतीकों व संकेतों की बात की जा रही है कि अलग अलग प्रतीक, अलग अलग संकेतों के रूप में हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की कि किस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है। सबसे पहले समायोजन करने की क्षमता के आधार पर हम बात करते हैं तो हम स्टर्न की बात करते हैं। स्टर्न ने जो बुद्धि की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से दी है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में के अनुरूप अपने चिंतन को समायोजित करने की सामान्य योग्यता है। यानी जैसी नई परिस्थितियां हो उसके अनुरूप अपने को समायोजित करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है, स्टर्न के अनुसार। अगली बात करें हम मनोवैज्ञानिक वर्ल्ड के अनुसार, तो मनोवैज्ञानिक वर्ल्ड के अनुसार क्या होती है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्या है, क्षमता है। नई परिस्थितियों में खुद को समायोजित कर लेने की क्षमता भी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी समायोजन करने की क्षमता के आधार पर। अगली बात करते हैं हम अधिगम क्षमता के आधार पर, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे बकिंघम। बकिंघम ने कैसे परिभाषित किया है बुद्धि को,
कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। आपने पहले ही जाना कि अधिगम से तात्पर्य क्या है, सीखने से है, तो सीखने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बाद बात करें तो अगले शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक डियरबोर्न की बात करते हैं। इन्होंने बुद्धि को अपने तरीके से कैसे परिभाषित किया है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की योग्यता है। एक क्या बताया कि अधिगम करने की क्षमता है, तथा अन्य बात में उन्होंने बताया कि अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अगली बात हम करें तो अमूर्त चिंतन के आधार पर, आपको पहले ही बता दिया कि अमूर्त चिंतन किससे संबंधित है, संकेतों से, प्रतीकों से इत्यादि से। तो यहाँ पे अमूर्त चिंतन करने की क्षमताओं की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे विनय के अनुसार। विनय के अनुसार क्या है, बुद्धि उचित ढंग से तर्क करने, उचित ढंग से निर्णय करने तथा आत्म विश्लेषण करने की क्षमता है। ठीक है, तो ये आपने बात कर ली किसके अनुसार, विनय के अनुसार। अगली बात करें हम टर्मेन के अनुसार, तो ये भी किस पर आधारित है, अमूर्त चिंतन पर आधारित है। तो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन करने की क्या होती है, योग्यता होती है। किसके अनुसार है, टर्मेन के अनुसार व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। ठीक है बच्चों, अगली बात करें हम अन्य परिभाषाओं के रूप में। अन्य परिभाषाओं के रूप में वुडवर्थ ने अपनी बात कही है। वुडवर्थ ने कही है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इसके बाद हम बात करते हैं गाल्टन की। तो गाल्टन ने बुद्धि से संबंधित ये परिभाषा दी है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इन समस्त परिभाषाओं को संयुक्त रूप से यानी समायोजित करने की क्षमता, अधिगम क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता इत्यादि से जोड़कर वेस्टर ने अपनी परिभाषा बताई है। बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की योग्यता है। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट के अनुसार बुद्धि की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार से है कि बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल्य व नवीनता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा इन क्रियाओं की शक्ति को केंद्रित करने एवं संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों को बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। तो बच्चों ये कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं थी। आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।